हेलो फ्रेंड्स, तक्षशिला फिजिक्स एकेडमी के चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया था। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मास के साथ कैसे एनालॉगस है लीनियर मोशन में, वो देखा था। फिर हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकाला था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकाला था। रिंग और डिस्क दोनों यूनिफॉर्म लिए थे हम लोगों ने। आज हमको देखना है कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने जो डेफिनेशन यहाँ लिख के रखा है, पहले वो एक बार देखते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलता है। So according to definition of radius of gyration, the distance from an axis at which the mass of a body may be assumed to be concentrated, important word है, and at which the moment of inertia will be equal to moment of inertia of actual mass about an axis. ये भी important है. Moment of inertia will be equal to moment of inertia of the actual mass about the axis equal to the square root of quotient of the moment of inertia and the mass. इसका मतलब क्या होता है बेसिकली? देखो, इसका मतलब समझना बहुत इजी है। अगर हमारे पास एक बॉडी है, मैं फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए डिस्क ले रहा हूँ, इसका रैंडम शेप भी सकता है। इस डिस्क का मास है कैपिटल एम। ये जो डिस्क है ये रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। रोटेट हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मैं मान लेता हूँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई डी। अब अगर मैं इस पूरे डिस्क के मास को एक पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसा अज्यूम करता हूं, तो यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सिस एट विच द मास ऑफ अ बॉडी मे बी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि इस पूरे बॉडी का मास, मतलब हमने पूरे डिस्क को लेके उसके पूरे मास को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट में डाल दिया, राइट। अब ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये भी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है अलोंग द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू ओ। रोटेशनल मोशन यहाँ पे मतलब सर्कुलर होगा क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो एक गिवन डिस्टेंस पे वो एक ही डिस्टेंस होगा, इट कैन नॉट बी मल्टीपल वैल्यूज। तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मैं बोलता हूँ ये डिस्टेंस है के, तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई के और जो इनिशियल मास था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डी, ये इक्वल हो जाएंगे। तो वहां पे देखो डेफिनेशन में लिखा है एट विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्चुअल मास अबाउट द एक्सिस। मतलब ये हमने डिस्क के पूरे मास को एक पॉइंट में डाल दिया, अज्यूम कर लिया, और हम लोग उस पॉइंट मास को सेम एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पॉइंट मास का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का ये सेम हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस के को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। सिंपल, द डिस्टेंस एट विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the body of the point mass is equal to moment of inertia of the disk. That distance is called as radius of gyration। और हम लोगों ने इस बॉडी के पूरे मास को पॉइंट मास में एक पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसा अज्यूम किया था। बहुत सिंपल है। जैसे एग्जांपल, आप एक पेपर ले लो, उसको उसके बीच में से एक पेंसिल डाल दो और रोटेट करो, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब उस पेपर को आप क्रश करके एक पॉइंट में डालो और उसी पेंसिल के अलोंग उसको रोटेट करो, एक गिवन डिस्टेंस पे दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल हो जाएंगे। वो गिवन डिस्टेंस को आप बोलते हो रेडियस ऑफ गायरेशन। सिंपल। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ के। सबसे पहले तो के की वैल्यू आपको बताती है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अलोंग द एक्सिस। तो के की वैल्यू आपको बता देगी कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, के की कुछ वैल्यू आपको बताएगी कि ये रिंग है या डिस्क है या स्पीयर है। तो सिर्फ आप के की वैल्यू से, रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू से बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट का शेप क्या है या फिर मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बिना देखे, बिना ऑब्जेक्ट को देखे आप बता सकते हो। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू कम है तो इसका मतलब मास जो है वो एक्सिस के क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं दो केस लेता हूँ, I1 इक्वल टू 3, I2 इक्वल टू 10। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, रेडियस ऑफ गायरेशन K1 एंड K2।
तो रेडियस ऑफ गायरेशन पहले केस में 3 है, दूसरे केस में 10 है। 3 वैल्यू मतलब मास जो है उस एक्सिस के क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्मॉल वैल्यू। ज़्यादा वैल्यू होगी मतलब वो जो मास है, वो मास जो है बेसिकली इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो एक्सिस से दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको मास और रेडियस ऑफ गायरेशन पता होगा तो आप बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी निकाल सकते हो और आप शेप भी बता सकते हो। ओके, और मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है इसका मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन का? बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने देखा है कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वेयर, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस होगा तो समेशन आई रन फ्रॉम 1 to n एम आई आर आई स्क्वेयर, अगर बेसिकली डिस्क्रीट मास है तो। और इन जनरल आप लिख सकते हो I इक्वल टू एम के स्क्वायर, हमने रिंग के केस में भी देखा ये, वेयर के इज रेडियस ऑफ गायरेशन हियर, रिंग के केस में एम आर स्क्वायर था, आर वॉज रेडियस ऑफ रिंग। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ के स्क्वायर इक्वल टू आई बाई एम, मतलब के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई बाई एम। तो ये उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द कोशेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द मास, मतलब रेशो है बेसिकली, क्वेश्चन मतलब रेशो है, राइट। तो इट शुड बी वेरी क्लियर, बहुत इजी था ये। अच्छा, अब इतना समझा तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, उसमें मैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लूंगा आज। अब ये क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ, इसका मतलब क्या है। वहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस is the sum of moment of inertia IC about an axis parallel to the given axis and passing through the center of mass and the product of mass of the object and the square of the distance between the two axes। तो स्टेटमेंट का मतलब समझ लेते हैं, पर उससे पहले एक हम लोग बेसिक देखते हैं। बेसिक क्या है, देखो हम लोगों ने कल के मतलब इससे पहले के सेशन में हमने एक रिंग लिया था, और ये जो रिंग है ये रोटेट हो रहा था अराउंड एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब वो जो एक्सिस है वो रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रहा है। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं इसको ओ की जगह पे सी बोलता हूँ क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, सिंपल। तो इस केस में आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एम आर स्क्वायर, आई सी इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आप ऐसा समझो कि मैं और एक एक्सिस ले रहा हूँ, अब मैं रिंग को रोटेट अलोंग दिस एक्सिस करवा रहा हूँ जो टेंजेंट है और पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। टेंजेंट नहीं भी होगा तो डजंट मैटर रियली, वो यहाँ से भी पास हो सकता है। आइडिया ये है कि जो नया एक्सिस है आपका वो पहले एक्सिस को पैरेलल है, इसलिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड I0। देखो मतलब क्या, मतलब ये कि सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा था उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, क्योंकि ये मैथमेटिकली निकालना इसी। कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर, और हमने रिंग के केस में करके रखा है, ये रिंग के केस में एम आर स्क्वायर आता है, ये हमने ऑलरेडी देख के रखा है। तो जब आप लाइक अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालते हो तो ईजी होता है कैलकुलेशन, क्योंकि आप इंटीग्रेट करते हो और मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है, तो ये इजी है। लेकिन अगर मुझे अलोंग द टेंजेंट निकालना है, जैसे इस केस में अलोंग पॉइंट ओ है, तो उसके लिए हम एक थ्योरम यूज करेंगे। कंडीशंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशंस टू अप्लाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। कंडीशन, पहला कंडीशन ये कि आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब एक एक्सिस जो है वो
सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि वन एक्सिस ऑफ रोटेशन मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, क्योंकि हमको सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है, थ्रू सेंटर ऑफ मास। दूसरा कंडीशन कि जो दूसरा एक्सिस है वो हमेशा इस एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए। अदर एक्सिस about which moment of inertia needs to be calculated, must be parallel to first axis, या एक्सिस पासिंग टू सेंटर ऑफ मास। मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, वो नोट्स आप टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो। ओके, तो ये दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। पहला, जो एक एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास होना ही चाहिए। दूसरा, जो दूसरा एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास के एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए। तो ये डायग्राम में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे फिगर वन में आप देख सकते हो। तो हमारे पास जो पॉइंट सी है वो सेंटर ऑफ मास है, सी सेंटर ऑफ मास। तो अब ये जो एक्सिस है आपके पास, एक्सिस ए सी बी, ये एक्सिस पास होता है सेंटर ऑफ मास से, passes through center of mass, it passes through center of mass। दूसरा जो एक्सिस है आपका, एक्सिस एम ओ पी passes through point O, which is parallel to एक्सिस ए सी बी। तो ये जो एक्सिस है एम ओ पी वो ए सी बी को पैरेलल भी है। हमारा टास्क क्या था? हमारा टास्क ये है कि हम लोगों को आई ओ फाइंड करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ इज आई ओ एंड अबाउट सेंटर ऑफ मास इज आई सी। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से पहले हटा देता हूँ, ये हमारे काम का नहीं है, आपसे बता नहीं देता। ओके, तो आई सी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। और आई ओ क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ। ये पता होना ही चाहिए, राइट। और बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन कंटिन्यूस मास के लिए, क्योंकि यहाँ पे मास पूरे बॉडी पे कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट डी है, जो दिख रहा है आपको पॉइंट डी। यहाँ पे पॉइंट डी पे एक मास एलिमेंट ले लेंगे, छोटा मास एलिमेंट, मतलब उस छोटे से एलिमेंट में मास है डीएम बेसिकली। ऐसे ऐसे मास एलिमेंट हम लोग कहीं भी ले सकते हैं, पूरे बॉडी पे कहीं भी ले सकते हैं। मैं डी पॉइंट पे ले रहा हूँ, राइट। अब आपको डेफिनेशन अगर याद होगा, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो? यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका फाइंड कर रहे हैं? उस एलिमेंट डीएम का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट डीएम एट पॉइंट डी इज इक्वल टू, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका? डीएम मास एलिमेंट का जो पॉइंट डी पे है, अलोंग विच एक्सिस अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ओके, तो आईसी की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन, बाय डेफिनेशन है वो। इंटीग्रेशन क्या लिखा था हम लोगों ने? आर स्क्वायर डी एम, आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो यहाँ पे उस एलिमेंट का
पहले एक्सिस से, सेंटर ऑफ मास एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, dc, तो मैं लिख दूंगा इंटीग्रेशन dc स्क्वायर dm। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O किसका, ऑफ एलिमेंट dm, उसी मास एलिमेंट dm का जो पॉइंट D पे है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O पॉइंट पे दूसरा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होता है और डिस्टेंस उस एलिमेंट का dm का O से कितना है, do। तो बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट विल बी इंटीग्रेशन do स्क्वायर dm। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब मैं यहाँ से चालू करता हूँ, I0 इक्वल टू d0 स्क्वायर dm। अगर आप देखोगे फिगर से, इफ यू सी फ्रॉम फिगर, मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1 इसको, do स्क्वायर ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल DNO का हाइपोटेन्यूज है, तो आप लिख सकते हो do स्क्वायर इक्वल टू dn स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर, राइट। सिंपल, बहुत सिंपल। अब अगर आप देखोगे तो NO क्या है, तो आप लिख सकते हो इसको dn स्क्वायर इक्वल प्लस NO क्या है आपके पास, NO है NC प्लस CO का स्क्वायर। यहाँ पे होती है गड़बड़, NO स्क्वायर तो NC प्लस CO का होल स्क्वायर होगा। बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है NC स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर लिख देते हैं और वो डेरिवेशन नहीं हो पाता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे। अच्छा, अब यहाँ पे आप अप्लाई करोगे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट, गुड। अब ऐसा अगर आप अगर ध्यान से देखोगे dn स्क्वायर प्लस nc स्क्वायर कितना है, dn स्क्वायर मतलब ये और nc स्क्वायर मतलब ये, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, from triangle DNC, what we see is dn square plus nc square equal to dc square। तो हम लोग इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा do स्क्वायर इक्वल टू dc स्क्वायर प्लस 2nc co प्लस co स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 इन 1, तो आपको मिलेगा I0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dc स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ nc co प्लस co स्क्वायर dm। ओके, तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे हमको काम में आने वाला है ये। ओके, तो ये आ गया हमारा डायग्राम और इक्वेशन मुझे याद है, मैं लिख देता हूँ वापस से इक्वेशन क्या था हमारे पास, इक्वेशन था I0 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे था आपका dc स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज dc स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ nc इंटू co प्लस co का स्क्वायर dm। अब जो डिस्टेंस है दो एक्सिस के बीच का उसको मैं मान लेता हूं h। लेट डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, क्योंकि एक्सिस पैरेलल है यहाँ पे, OC इज इक्वल टू h। तो आपको मिल जाएगा I0 इक्वल टू इंटीग्रेशन dc स्क्वायर, मैं और dm को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, dm प्लस 2 कॉमन, कांस्टेंट है, कॉमन नहीं कांस्टेंट है, nc इंटू co इज h, ओके, dm प्लस इंटीग्रेशन co स्क्वायर dm।
राइट, यहाँ तक बहुत इजी है। I0 इक्वल टू, अगर तुम्हें याद होगा हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन डी सी स्क्वायर डी एम हमने डिफाइन किया था पिछले पेज पे। इट इज, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट सी और अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू सी। बट व्हाट वी नो इज इंटीग्रेशन डी सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू आई सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये हो गया आई सी प्लस, अब सी ओ यहाँ पे एच स्क्वायर आएगा, मैंने लिखा नहीं, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि सी ओ की वैल्यू एच बोली है, तो ये एच स्क्वायर डी एम आएगा। तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ एच भी बाहर निकाल देता हूं मैं यहाँ से क्योंकि कांस्टेंट है, 2 टाइम्स ऑफ एच एन सी डी एम प्लस एच स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एम। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज इंटीग्रेशन डी एम। मैंने आपको पहले बताया कि इस बॉडी का टोटल मास कैपिटल एम मान लेते हैं हम लोग, टोटल मास कैपिटल एम है, लेकिन ये बॉडी हमने डिवाइड कैसे करके रखा है, ये बॉडी को हमने मान के ऐसा रखा है कि ये बॉडी जो है ये स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से बना हुआ है। ये ऐसे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स मिला के पूरा बॉडी बनता है और हर एक का मास है डीएम डीएम डीएम। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा पूरी बॉडी पे इन एलिमेंट्स को डीएम डीएम डीएम, तो मुझे मिलेगा टोटल मास। बट इंटीग्रेशन डीएम इज नथिंग बट टोटल मास एम। तो आपको मिल गया I0। और एक चीज अगर आप देखोगे इंटीग्रेशन एन सी डी एम, ये हमेशा जीरो आएगा। ये जीरो क्यों आएगा, तो आपको नोटिस करना पड़ेगा ये चीज। ये सिंपल है, क्योंकि ये आता है आपका बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्यों, क्योंकि एनसी क्या है, एनसी इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। देखो एनसी मतलब एन पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से। एनसी इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। अब आई डोंट नो अगर आपको 11th में ये सिखाया था या याद है आपको कि नहीं, बट आई विल रिपीट इट। देखो सेंटर ऑफ मास के से जो एक्सिस पास होता है ना, जैसे यहाँ पे सी सी हमारा सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से जो एक्सिस पास हो रहा है ना, इसके अबाउट इस एक्सिस के अबाउट हमेशा मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज सिमेट्रिक। भले बॉडी का शेप सिमेट्रिक हो नहीं हो, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें सिमेट्रिक होता है। तो बेसिकली बोलने का मतलब ऐसा, मैं ग्राफिकली समझाता हूँ आपको। अगर मैंने एन पॉइंट पे ये वैल्यू निकाली, राइट, कुछ वैल्यू मिलेगी, और एन पॉइंट को अपोजिट डायरेक्शन में और एक होगा, राइट। तो जैसे आप सिमेट्रिक मतलब आप एक सेंटर ऑफ मास के अलोंग अबाउट जब आप ये कैलकुलेट करोगे इंटीग्रेशन एन सी डी एम फॉर ऑल द पॉइंट्स, तो ये जीरो आता है। तो बेसिकली ये याद भी रख लिया तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमेशा याद रखना एनी मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसलिए हमको इंटीग्रेशन एन सी डी एम जीरो मिलता है। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, ज़रूरत भी नहीं है। तो देयरफॉर अभी आप देखो कि I0 मिल गया आपको IC, सेकेंड टर्म आपका जीरो हो गया क्योंकि एन सी डी एम जीरो है इंटीग्रेशन, और एच स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ ओनली डी एम विल वॉज कैपिटल एम। तो आपको मिल गया I0 इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। अब अगर आप स्टेटमेंट देखते हो वापस से एक बार, तो आपको समझेगा कि क्या मतलब था उसका। मैं इस स्टेटमेंट को कॉपी करके दूसरे पेज पे ले जाता हूँ जहाँ हमने मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है, उसी स्टेटमेंट का है, स्टेटमेंट वही, उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है हम लोगों ने। तो देखो बेसिकली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट the moment of inertia I0 of an object about an axis
I0, moment of inertia I0 about an axis which is passing through O, हमारे केस में ये एक्सिस O से पास हो रहा है, is the sum of its moment of inertia, is the sum, देखो यहाँ पे बीच में प्लस साइन भी आ गई, is the sum of its moment of inertia IC about an axis passing through सेंटर ऑफ मास। तो ये I0 जो है ये सम है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, राइट। तो सेंटर ऑफ मास जो था C था, एंड द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, मास, और देखो लिखा है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या था m, और उसका प्रोडक्ट किसके साथ, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, दो एक्सिस का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर और उसका प्रोडक्ट मास के साथ, और mh स्क्वायर का और सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम। तो जो आपका ओरल डेफिनेशन है मैंने लिखा था वही मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। इजी है, बहुत इजी है। मैं वापस शॉर्ट में बताता हूँ। हमारे पास बॉडी के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉर्मली पता होता है या तो कैलकुलेट करना इजी होता है, मतलब हमको IC कैलकुलेट करना इजी होता है। लेकिन हमेशा बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट होगा ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी और पॉइंट O के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो हमको फाइंड करना था IO। तो दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए और दोनों एक्सिस का डिस्टेंस h है बेसिकली। तो कैसे करते हो ये हमने अभी डिराइव किया। तो इन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और हम लोग पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं टू मेक दिस कॉन्सेप्ट मोर क्लियर टू यू। ईजी है, मैं वापस बोल रहा हूँ, इट्स क्वाइट सिंपल, सिर्फ तुम्हें एक पैटर्न फॉलो करना है, दैट्स इट, वो अपने आप डेरिवेशन होते जाता है। तो बी सेफ, स्टे इनसाइड, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।